नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ, ठीक है। तो आज हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमारे शेड्यूल थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं अनुसूची की। तो आज का टॉपिक क्या है? अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल, यानी क्या है? शेड्यूल। देखो, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, तो सर्वप्रथम उसमें जब प्रोसेस चल रहा था, तब की बात करो, जब प्रोसेस चल रहा था, जैसे कहते हैं कार्य प्रगति पर है, जैसे संविधान का कार्य क्या था? प्रगति पर था। तो उस वक्त कभी 10 अनुसूचियों को अपनाया गया, कभी हमने 9 को अपनाया गया। अंतिम रूप से जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, उस वक्त हमने 8 अनुसूचियों को अपनाया था। उस वक्त हमने कितनी अनुसूचियों को अपनाया था? कितने शेड्यूल को अपनाया था? 8 को अपनाया था। अब जब हमने 8 अनुसूचियों को अपनाया तो उनमें विभिन्न प्रावधान को रखा था, ठीक है। जो कुछ बिंदु है जिन्हें हम समझ सकते हैं और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, उन अनुसूचियों को, उनमें कुछ विषय रखे गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जिनके द्वारा चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, इनसे संबंधित प्रावधान है। फिर वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे भूमि से संबंधित यानी कि जमींदारी प्रथा हो या भू राजस्व हो या फिर दल बदल कानून हो, वे सभी को इसी में सम्मिलित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कुछ मोटे रूप से, और जो एग्जाम में आने वाले पॉइंट है उनकी दृष्टि से। सबसे पहला पॉइंट यानी सबसे पहली अनुसूची, सबसे पहला शेड्यूल, सबसे यानी कि प्रथम क्या है? अनुसूची, प्रथम शेड्यूल। तो प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। जैसे हम किसमें पढ़ते हैं? अनुच्छेद प्रथम में पढ़ते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इतना तो कह दिया, लेकिन इससे अलग भी कुछ और कहते हैं। ये कहते हैं राज्यों के नाम और सीमाओं में बदलाव, यानी कि राज्यों के जो नाम है उसमें चेंजिंग, ठीक है। राज्यों के जो नाम है उसमें चेंजिंग, जैसे 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके 2 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। तो वैसे क्या है? राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं में बदलाव, यानी कि सीमा में भी उनमें क्या कर सकते हैं? आप बदलाव कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? अनुसूची प्रथम में कहा गया है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्यों की, स्टेट की संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था तब हो गए थे 9, लेकिन 26 जनवरी सन 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव को मिलाकर, दमन और दीव दादर और नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया? अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई है? 8 रह गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। तो ये क्या था आपका? प्रथम अनुसूची। ये क्या थी? प्रथम अनुसूची। अब बात करते हैं सेकंड की।
सेकंड अनुसूची यानी द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, सॉरी अनुसूची लिखेंगे क्योंकि एक है। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय यानी कि कौन सा है, सेकंड शेड्यूल। तो इस सेकंड शेड्यूल में क्या कहा गया है, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, ठीक है, वेतन और उनके भत्ते। जैसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होंगे, फिर एससी और एचसी के न्यायाधीश, न्यायाधीशों को भी क्या मिलेगा, वेतन और भत्ता किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जो ये एससी वाले यानी कि हाई कोर्ट वाले जो न्यायाधीश हैं, जब वे राज्य सरकार में स्टेट में कार्य करते हैं उस वक्त उनकी सैलरी तो स्टेट सरकार देती है, लेकिन जब वे क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पेंशन कौन देता है, भारत सरकार उन्हें पेंशन देती है। ये याद रखना, पेंशन कौन देता है, भारत सरकार, लेकिन उन्हें वेतन कौन देता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन देती है राज्य सरकार, जबकि पेंशन देती है केंद्र सरकार। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, एवं क्या है, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। ठीक है, तो ये सारे इनमें क्या आ जाते हैं, वेतन भत्ते आ जाते हैं, यानी कि उन्हें वेतन देना और उनकी जो सैलरी और पेंशन वगैरह इसी से संबंधित है। ये किसमें आ जाती है, आपकी अनुसूची 2 में आ जाती है। ये किसमें आती है, अनुसूची 2 में आ जाती है। इसके उपरांत तीसरी अनुसूची जो आती है वेतन भत्ते से अलग है, यानी कि इससे शपथ ग्रहण से। तृतीय किससे, तृतीय है आपकी शपथ ग्रहण से। तृतीय किससे, शपथ ग्रहण से, यानी कि इससे क्या हो गया, शपथ ग्रहण किसका, एक ही वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, राष्ट्रपति। पल्ले गांठ बांध लो भैया, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसके अंतर्गत उनकी शपथ ग्रहण नहीं आती है। ठीक है, ये याद रखना है कि इनकी शपथ ग्रहण तृतीय अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी चाहे वो कैग हो, वो भी शपथ ग्रहण किसके अंतर्गत करेगा, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत ग्रहण करेगा। चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, न्यायाधीश हो, वे सारे के सारे किसके अंतर्गत ग्रहण करते हैं, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। सिर्फ मैंने एक पॉइंट आपको दर्शा दिया, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, शपथ ग्रहण किसके अनुसार, तृतीय अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण नहीं करते, बाकी सभी करते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादातर इसमें आ जाते हैं, चाहे वो कैग हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या अन्य कोई भी हो, वो सारे किसमें आ जाते हैं, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आ जाते हैं। ये थी आपकी तृतीय अनुसूची, इंपॉर्टेंट है काफी, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ। इसके बाद में चतुर्थ अनुसूची, यानी फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत क्या रखा गया है, फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा के सदस्यों
का आवंटन का क्या है, आवंटन, यानी बांटा गया है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 250। ठीक है, कुल कितनी सीटों की संख्या है, 250 राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है। ठीक है, तो याद रखना है इनमें से 12 को जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है। तो इतना याद रखना है कि चौथी अनुसूची में, चौथे शेड्यूल में यानी 4th शेड्यूल में क्या रखा गया है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा जो आपका उच्च सदन कहलाता है को सदस्यों के, यानी किसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां से राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं, एक दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी से राज्यसभा के सदस्य चुनकर कहां पर जाते हैं, आपके राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट कौन सी आती है, 5वीं अनुसूची, कह सकते हो पंचम। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, 5वीं अनुसूची है सर आपकी जो किसे, जो SC व ST, यानी कि SC और ST जो कैटेगरी में व्यक्ति आते हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ये भी आपको याद रखनी है। जैसे अगली जो अनुसूची है, यानी कि नेक्स्ट जो अनुसूची है, छठी जो अनुसूची है वो क्या कहती है, 6th अनुसूची, 6th शेड्यूल, वो कहता है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जितने भी जनजातीय लोग रहते हैं उनके लिए एक अलग से कानूनी प्रावधान किया गया है, उनके लिए एक अलग से कानूनी प्रावधान किया गया है। आपने एक अभी क्या होता, हमारे CA लागू हुआ था 2019 में, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि क्या जो आर्टिकल 371A क्या इसे भी हटाया जाएगा, जो कि जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित है। तो भारत सरकार ने कहा था कि इस तरह का कोई भी हमारे अभी लोकसभा और राज्यसभा में कोई ऐसा प्रावधान हम लेकर नहीं आए हैं और इसे नहीं हटाया जाने का। गृह मंत्री ने भी असम में जाकर इसकी घोषणा की थी। तो वो किसके अंतर्गत है, छठी अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति के लिए एक विशेष प्रावधान रखा गया, जबकि SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किसमें है, 5वीं अनुसूची में, 4th शेड्यूल में। इतना आपको याद रखना है। इसके उपरांत सातवीं अनुसूची में किसको रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया आपकी 3 सूचियों को, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे वो समवर्ती, चाहे वो राज्य सूची हो और चाहे वो समवर्ती सूची हो। जब सूचियां बनाई गई थी 97 सब्जेक्ट थे, कितने थे, 97। राज्य सूची में कितने थे, 66 और इसमें थे 47। अब संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हो चुके,
इसमें 61 सब्जेक्ट हो चुके हैं स्टेट सूची में, और 47 की जगह 47 की जगह 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं किसमें, समवर्ती सूची में। 97 से 100 यानी 97 से 100, 66 से 61, 47 से 52 क्या हो चुके हैं, इनमें सब्जेक्ट हो चुके हैं जो किससे संबंधित है, सब्जेक्ट से संबंधित है, जो हमारे कानून बनाने से संबंधित है। यानी कि 100 सब्जेक्टों के अनुसार कौन बना सकता है, संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची 61 के अनुसार और दोनों मिलकर 52 के अनुसार कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये इनके लिए अपना प्रावधान। इतना हुआ। इसके उपरांत आपकी आती है 8वीं अनुसूची। इसके उपरांत आती है कौन सी, 8वीं अनुसूची। इस शेड्यूल में क्या कहा गया है, 8th शेड्यूल में इसमें कहा गया है आपका कि भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषा। काफी बार एग्जाम में आया है कि भाषा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, किस शेड्यूल में रखा गया है, 8वें शेड्यूल में रखा गया है, 8th शेड्यूल में रखा गया है। तो अभी कितनी भाषा है, 22 भाषा है। जब संविधान बना था कितनी भाषा थी, 40, यानी 22 अब है, और पहले कितनी थी, 40 थी, यानी कि जब तैयार हुआ था उनके। अभी तक इसमें 3 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, अभी तक इसमें 3 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, यानी कि 3 बार संशोधन किया जा चुका है। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22, पहले कितनी थी जब बनकर तैयार हुई थी अनुसूची, 14, यानी 40। तो ये किसमें है भाषा, संविधान के 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। लास्ट वाला 92वां अमेंडमेंट था जो 2003 में जोड़ा गया था, जिसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्या है आपकी 8वीं अनुसूची। इसके उपरांत नाइन्थवीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 9वीं जो अनुसूची है वो आपकी संबंधित है किससे, जो आपके भू राजस्व व जमींदारी प्रथा, भू राजस्व और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे देखो, पहले क्या होता था, जब किसान थे, जो किसानों की जमीन थी वो टैक्स के चक्कर में क्या होती चली गई, यानी कि एक प्रकार से फंसाया जाता है किसानों को, और जो जमीन थी उन्हें हड़प लिया जाता था कि आपसे टैक्स नहीं दिया जा रहा तो आप अपनी भूमि जमींदारों को सौंप दी जाए, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करता था उसे उस टाइम पे जमींदार कहते थे। तो उसके अंतर्गत कुछ भू राजस्व क्या करते थे, एरिया दे देते थे कि इस एरिया में आपको क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनके पास वो जमीन चली जाती थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे कहा गया कि इस तरह का प्रावधान नहीं होना चाहिए, और जिसके पास 70 या 75 बीघे या 75 बीघे जमीन है, उससे एक्स्ट्रा है तो वो किसी दूसरे को अपनी जमीन सौंप देगा। इसी वजह से 70 या 75 बीघे से लगभग किसी के पास, किसी एक व्यक्ति के पास जमीन नहीं होगी, उसके किसी अन्य फैमिली मेंबर के पास जमीन होगी, चाहे वो 150 बीघे का जमींदार हो या 200 बीघे का जमींदार हो, उसकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम होगी। अगर किसी के नाम 70 या 75 बीघे से जमीन ज्यादा होगी तो वो सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो उसे सरकार किसी अन्य को दे देगी, वो सरकारी जमीन मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या, भू राजस्व और जमींदारी प्रथा, इस 9वीं अनुसूची को प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इतना होगा, जो किससे संबंधित है, भू राजस्व और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। 2007 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की थी कि अगर इसमें किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट का जो हनन होता है, अगर वो होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके उपरांत आते हैं आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था,
52वें अमेंडमेंट के द्वारा। और अमेंडमेंट कब हुआ था? 1985, राजीव गांधी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। 52वें संविधान संशोधन 1995, 52वें अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और ये किससे संबंधित थी? दल बदल कानून से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? दल बदल कानून से संबंधित थी। अगर क्वेश्चन आता है दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें अमेंडमेंट के द्वारा इसके जोड़ा गया था, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या आपकी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। भाषा वाले पे भी इंपॉर्टेंट लगाना है, उस पे भी इंपॉर्टेंट लगाना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों के इसलिए साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों लगभग एक ही साथ रिलीज की गई थी, एक ही साथ लाया गया था इसे। सबसे पहले अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह ग्राम पंचायत, ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत से संबंधित है तो इसे जोड़ा गया था 73वें अमेंडमेंट के द्वारा 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वें अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ही किसे जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित थी? नगर पालिका, जो किससे संबंधित थी? नगर पालिका से संबंधित थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत दफा एग्जाम में आती है, 11वीं और 12वीं अनुसूची की दोनों। 73वें अमेंडमेंट 92 द्वारा और 74वें अमेंडमेंट 92 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को, यानी 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल को जोड़ा गया था। ये क्या आपका आज का टॉपिक था। और कल से हम प्रारंभ करेंगे आपका संविधान का भाग प्रथम, संविधान का भाग प्रथम हम कल से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए यह